बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन मॉडल। और जो प्रीवियस एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व की थी वो बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई कि अगर हमारा एसेट इनिशियली कॉस्ट पर मौजूद है और मैं उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके आ रहा हूँ, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो रही है, तो हम लोगों ने दो सिचुएशन देखी थी। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट मॉडल पर था और रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। कॉस्ट मॉडल पर है और रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। आज का हमारा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पर आगे डिपेंड करता है। लेकिन आज के लेक्चर में क्या है कि हम लोग ना सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं। मींस दैट एक मरतबा रिवैल्यूएशन हो चुकी है, अब वो कॉस्ट मॉडल पे नहीं होगा, अब वो अपनी कॉस्ट की वैल्यू पर नहीं है, अब वो अपनी प्रीवियस रीवैल्यूड अमाउंट पर है, जिस पर प्रीवियसली आपको या तो रिवैल्यूएशन सरप्लस मिला था या फिर आप लोगों को लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मिला। और अब दोबारा से आप जाके रिवैल्यूएशन करने लगे तो फिर से चांसेस हैं कि आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस मिल सकता है या फिर रिवैल्यूएशन लॉस मिल सकता है। अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली है। इसके लिए हम लोग इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले चलेंगे अपने पास यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे हमारे तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और वो फ्लो चार्ट बनेगा कुछ इस तरह से। हमारे पास सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट हम लोग किसी भी एसिड की करेंगे एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट किसी भी एसिड की करेंगे एट कॉस्ट। कॉस्ट के बाद या तो हम इसको कॉस्ट मॉडल पे रखें, कॉस्ट मॉडल पे रखें तो किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है। फिर हम लोगों ने सिंपली हर साल के एंड पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट बनाएंगे and at the end of the year cost minus accumulated depreciation is equal to WDV स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एज नॉन करंट एसेट्स हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ऑलराइट, लेकिन इशू कहां पे आ रहा है जहां पर हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल को अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि तमाम एसेट्स के ऊपर भी आप लोग अपने रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं अप्लाई करो, आप किसी के ऊपर कॉस्ट मॉडल कर लो, किसी के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल कर लो। लेकिन साथ में हम लोगों ने पढ़ा कि क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर सेम मॉडल होना चाहिए। मतलब अगर व्हीकल्स हैं तो व्हीकल्स के लिए हम ये नहीं कर सकते कि 2 व्हीकल्स के ऊपर कॉस्ट मॉडल है और रिमेनिंग 3 व्हीकल्स के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है। इस तरह हम नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है, कोई एक मॉडल बताओ। हाँ, ये अलग बात है कि बिल्डिंग के ऊपर आप लोग अपना कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल कर लो, व्हीकल्स के ऊपर सेकंड वाला मेथड कर लो, ये आप लोग कर सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनिशियली कॉस्ट पर था, हमने इसको रीवैल्यू किया, ये यहां पे रीवैल्यू हुआ, हमें रीवैल्यूड अमाउंट मिली, रीवैल्यू किया। तो यहां पर ना दो सिचुएशन हमारे पास आई कि या तो हमें इस रिवैल्यूएशन के अंदर मिलेगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस मींस रिवैल्यूएशन अपवर्ड, रिवैल्यूएशन अपवर्ड के WDV से ज्यादा उसकी रिवैल्यूड अमाउंट थी, तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जिसे हम लोग नाम देते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस का। या फिर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो जाएगी, और अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो तो उसे क्या कहा जाता है, रिवैल्यूएशन लॉस या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा, हम लोगों ने कहा कि अगर आप लोगों के एसिड के ऊपर आपको मिलता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनता। ये एक ऐसा गेन है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, ये अनरियलाइज्ड गेन है। और जब अनरियलाइज्ड गेन है तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जा सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें यह कहते हैं कि आप अपनी इनकम या गेन्स को उस टाइम पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनाओ जब आप उनको रियलाइज कर लो। तो ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था, ये जस्ट क्या था, WDV और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस, और वो मेरे पास गेन के तौर पर आया। जब ये रियलाइज नहीं हुआ तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, लेकिन एसिड्स को इंक्रीज कर चुके थे। Am I right?
जब एसिड को इंक्रीज किया, बैलेंस शीट बनाने जाऊंगा, एसिड की साइड ओवर स्टेट हो चुकी है, जबकि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो क्या ये मेरी लायबिलिटी है? तो आंसर मिला नो, तो लायबिलिटी में तो नहीं जा सकता। तो बाकी क्या चीज रह गई? इक्विटी। तो इक्विटी में लेके चले जाओ। तो इक्विटी के अंदर आप इसका अलग से हेड बनाओगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको अपने कैपिटल का पार्ट बना दो, ऐसा नहीं है, आप इसको अलग इक्विटी में जगह दो, लेकिन इसका रूम अलग से रखो, और उस रूम का क्या नाम होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, जिस साल रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा उस साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इन इक्विटी। सब बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट वन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा था कि भाई लॉस चाहे अभी तक आपको इन एक्चुअल ना हुआ हो, देखिए भाई एक्चुअल लॉस कब होगा? जब मैं उसको सेल करने के लिए जाऊंगा और वो मेरी बुक वैल्यू से कम पर सेल प्रोसीड्स दे जाए, तब एक्चुअल लॉस है। लेकिन अभी क्या था कि सिर्फ मैंने जाके पूछा कि भाई मेरा ये एसिड कितने का है, उन्होंने कहा भाई ये आपका एसिड 70 रुपए का है, जबकि मेरे पास मेरी बुक्स के अंदर वो 100 रुपए का था, तो 30 रुपीज का लॉस। मैं तो अपना एसिड वापस लेकर आ गया। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मार्केट में वैल्यू कम थी, उसकी उसकी फेयर वैल्यू कम है, और मेरी पास उसकी WDV ज्यादा है, तो मैं अपने एसिड को डिक्रीज करूंगा। एसिड्स को एसिड को डिक्रीज करना एक किस्म का मेरा लॉस है। लॉस के बारे में कहा गया है कि जैसे ही आपको पता चले, कोई इंडिकेशंस मिले, इवन कि आपको फ्यूचर में भी कोई लॉस होने वाला है, फौरन से रिकॉर्ड कर दो। और इसके लिए मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी थी, जो हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करते थे, इवन कि वो फॉर फ्यूचर रिसीवेबल्स होती थी। लेकिन आज के दिन एक अंदाजा कि भाई मेरे इन रिसीवेबल्स में से ये अमाउंट मुझे रिकवर नहीं होने वाली, हम जाकर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अपना लॉस रिकॉर्ड करते थे। क्या आपको याद आया? यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको लॉस हो गया है, तो लॉस हमेशा, जिस साल आपको ये लॉस हुआ, मतलब जिस साल आपने रिवैल्यूएशन की और आपको लॉस हुआ, आपने फौरन से जाकर उसको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके साथ हम लोगों ने स्टडी किया था कि भाई अगर आप लोगों ने नेक्स्ट ईयर्स के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो, तो उसको बिल्कुल ऐसे लेके चलो जैसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या मतलब? कि वो हम लोग कहते थे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कि एट द डेट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स द WDV बिकम्स द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। क्या आपको ये बात याद आई? तो यहां पर हमारे पास बेसिकली WDV नहीं, revalued amount becomes the cost of an asset and is depreciated over the period of remaining useful life। तो अब आप लोगों ने कॉस्ट को नहीं डेप्रिशिएट करना, अब आप लोगों ने रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ फुल यूजफुल लाइफ नहीं लेके जाना, ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेकर जाएंगे। गॉट इट? इससे रेलिवेंट भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अच्छा, अब हम लोग बात करने लगे हैं कि भाई एक मरतबा फिर से एक ऐसे एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन हुई जो पहले से रिवैल्यूड है। एक ऐसे एसिड पर रिवैल्यूएशन हुई जो पहले से रिवैल्यूड है। ओके, अब जब पहले से रिवैल्यूड होगा, तो या तो उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा या फिर रिवैल्यूएशन लॉस होगा। सबसे पहले ये चीज देखनी है कि उस एसिड के ऊपर पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है या उसके ऊपर पहली रिवैल्यूएशन के ऊपर रिवैल्यूएशन लॉस मौजूद है। सबसे पहले आप ये चीज नोट करोगे। और मैं आपको दोबारा से बताता चलूं, मैं आज के लेक्चर में भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को नहीं देखूंगा। हम लोग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अभी इग्नोर कर रहे हैं, तो अभी के लिए इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट को मैं नहीं लेकर आऊंगा। अभी सिंपली रिवैल्यूएशन मॉडल को समझो कि रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बाद में देख लेंगे। ऑलराइट? अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने, हम गए फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इसको रिवैल्यू किया, उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस था, दोबारा से इसको रिवैल्यू करने गए। दोबारा से जब रिवैल्यू करने जाएंगे
तो क्या आप कह सकते हो कि दोबारा से भी इस पर रिवैल्यूएशन सरप्लस ही होगा? नहीं। क्या लॉस होगा? तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि या तो आपको इसके ऊपर मिलेगा वंस अगेन रिवैल्यूएशन सरप्लस, या आपको मिलेगा इसके ऊपर रिवैल्यूएशन लॉस। सेम केस विद, अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया और उसके ऊपर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन था, वंस अगेन हम इसको रिवैल्यू करने के लिए गए, तो हम लोग ये नहीं कह सकते क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके ऊपर रिवैल्यूएशन लॉस था तो इस मरतबा भी रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते। तो दोबारा से चांसेस हैं कि भाई इसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ सकता है और रिवैल्यूएशन लॉस भी आ सकता है। ऑलराइट, ये चार सिचुएशन हैं जो कि हम लोगों ने सीखनी। अच्छा, इन चार सिचुएशन में दो सिचुएशन बहुत इजी हैं। दो सिचुएशन बहुत इजी हैं। मतलब क्या? जिस तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों ने पहले रिवैल्यूएशन पर की थी, अगर सेम वही चीज आपको दोबारा मिल रही है तो ट्रीटमेंट भी सेम ही होगा। क्या मतलब कि हम लोगों ने कहा कि फर्स्ट टाइम जब मैं इसको रीवैल्यू करने के लिए गया तो मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस मिला। एक मिनट जरा सुन लीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट टाइम जब मैं रिवैल्यू करने के लिए गया तो मुझे रिवैल्यूएशन, जब दोबारा से रिवैल्यू करने गया मुझे फिर से रिवैल्यूएशन सरप्लस मिला। तो पहले वाले रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ क्या किया था आपने? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी का पार्ट बनाया था। तो जहां पर पहले वाला रिवैल्यूएशन सरप्लस है वहां पर इसको भी जाके रख दो। गॉट इट? अब इसके लिए अलग से घर बनाने की जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही चला जाएगा। सपोज कि अगर पहले 20 का रिवैल्यूएशन सरप्लस था, अब 10 का आ रहा है, तो दोनों को मर्ज करके इन टोटल 30 का रिवैल्यूएशन सरप्लस रख देना। बात क्लियर हो गई? आप ऐसे समझें जैसे ये सारी सिचुएशन है मैं आपको लैंड के बारे में बता रहा हूं। लैंड के केस में तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो रही होगी। ओके, तो जब डेप्रिशिएट नहीं हो रही तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे कि हर साल उन्होंने डेप्रिशिएट भी होना है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, अब देखिएगा यहां पर, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, सेम आपने इसके साथ क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी एज रिवैल्यूएशन सरप्लस इन इक्विटी आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड करना है। किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, यहां पर देखें सेकंड सिचुएशन में फर्स्ट टाइम में आपको लॉस आया, कहां गया था? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। वंस अगेन आपको लॉस आ गया, सेम ट्रीटमेंट करो जैसे पहले की थी। क्या क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस जाकर इसको रिकॉर्ड कर दो। किसी को डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, मसला आता है इधर, जब फर्स्ट टाइम पे रिवैल्यूएशन सरप्लस हो और सेकंड रिवैल्यूएशन में आ रहा हो लॉस, या फर्स्ट टाइम पे लॉस हो और सेकंड पे आ रहा हो रिवैल्यूएशन सरप्लस। मसला यहां पर आता है। अब जब यहां पर पहुंचे हमारे पास मौजूद था रिवैल्यूएशन सरप्लस, हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास यहां पे 50 का रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था। गॉट इट? वंस अगेन में गया, मैंने उसको रिवैल्यू किया और मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। बताओ कितने का लॉस आया जी? 30 का लॉस आ गया। अब ये जो 30 का लॉस है, क्योंकि ये मेरे पास सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, तो मैं इसको डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं लेकर जाऊंगा। मैं पहले ये देखूंगा कि भाई फर्स्ट टाइम अगर तुम्हारे ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो पहले मुझे वो दिखाओ, क्योंकि ये इक्विटी में रखा हुआ है। ये था इंक्रीज इन एसेट्स, am I right? ड्यू टू रिवैल्यूएशन। ये है 30 का डिक्रीज इन एसेट्स ड्यू टू रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ने कहा भाई मुझे ना डिस्टर्ब करो, पहले आपस में डीलिंग कर लो। गॉट इट? तो जब आपका एसिड डिक्रीज हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि 30 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है उस पर? मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि 100 रुपए का एक एसिड था, आपने जाकर 150 का रिकॉर्ड कर दिया, 50 का आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर दिया। अगले साल गए,
अगले साल वो एसिड आप लोगों का हो गया था 120 का, तो आपको क्या लगा 100 का एसिड 150 से 120 पर आ गया, तो आपको नहीं लगता 100 और 120 के दरमियान जस्ट 20 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है? कैसे ही है? अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस लेके चले जाओ, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो 50 का 50 पड़ा होगा। और कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा तो वो क्या ये कहेगा कि 20 का इंक्रीज है? वो क्या कहेगा कि एसिड के ऊपर जैसे 50 का इंक्रीज है? क्या रियलिटी में है? तो बताओ ना उसे। तो पहले इसको एडजस्ट करो। गॉट इट? क्या कि आप लोगों ने इस लॉस को एडजस्ट करना है अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ। सबसे पहला काम क्या करोगे, इस लॉस को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाओगे, एडजस्ट करोगे अपने प्रीवियसली रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ। हाँ, अगर कोई अमाउंट बाकी बच जाए तो वो जाके चार्ज कर देना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। जैसे अभी इस सिचुएशन में सिंपली रिवैल्यूएशन सरप्लस को जाके चार्ज कर दें, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आप लोगों का कम हो जाएगा और 20 पर आ जाएगा, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं जाना। बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर यहीं पे मेरा ये लॉस 30 की बजाय जहां पे लॉस मेरा 50 से ग्रेटर हो जाता, सपोज कि मैं 70 कर दूं, इसको 70 का लॉस हो जाता, मतलब 100 रुपए का एसिड 150 का गया था और अगले ही साल वो 80 पर आ गया, अगले ही साल वो कम हो गया, अपनी वैल्यू को उसने डिक्रीज कर दिया, 80 रुपीज के ऊपर आ गया। तो ऐसा नहीं लग रहा? वैसे अगर देखें कि 100 रुपए का एसिड अब 80 का है, मेरी 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी जिसकी अब मुझे रिवैल्यूड अमाउंट 80 मिल रही है, तो आपको नहीं लगता 20 का लॉस है? तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को भी 20 चार्ज करना चाहिए। तो क्या 70 लेकर जाऊं? नहीं, तो क्या करूं? 50 रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म करूं। अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने लॉस को अपने पास रख सकता है? 50। तो रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर दूंगा। अब देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जस्ट 20 जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों के पास प्रीवियसली रिवैल्यूएशन सरप्लस हो और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन के अंदर लॉस हो जाए, तो उस लॉस को सबसे पहले एडजस्ट करोगे अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। और अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस से भी लॉस एक्सीड कर गया है, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो जाके चार्ज करोगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। किसी को डाउट? चले, अब यहां पे हम क्या लिखें, थोड़ा शॉर्ट सा, एडजस्ट विद revaluation surplus and excess amount if any। बड़ा हर बार ऐसा नहीं है कि एक्सेस अमाउंट मिलेगी। जैसे 50 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है और 30 का लॉस हुआ था, फिर तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, फिर एक्सेस अमाउंट है ही नहीं। ऑलराइट, एक्सेस अमाउंट इफ एनी चार्ज्ड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। हाँ जी, ऑल राइट। अच्छा, आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई है, सबको क्लियर है? तो आपको मेरी दूसरी बात भी समझ आ जाएगी। दूसरी इस बात के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि इनिशियली जब आप लोगों ने फर्स्ट रिवैल्यूएशन की थी तो आप लोगों को लॉस मिला, वो लॉस उस टाइम पर आपने सारे का सारा चार्ज कर दिया था किसको? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को। बात समझ आ गई? अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब हमें मिला रिवैल्यूएशन सरप्लस, अब हमें मिला रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, अब बात सुनिएगा, पहले तो सिंपल से वर्ड में लेके चलता हूं। बेटा यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमें लॉस मिला था 30 का और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है 20 का। लॉस मिला था 30 का, वो हमने उस साल की
प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। जब इस साल आए करंट ईयर में 20 का रिवैल्यूएशन सरप्लस मिला, इक्विटी में एज रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड नहीं करोगे। इक्विटी में एज रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों? एसिड कहता है भाई जो तुमने पहले मेरा लॉस रिकॉर्ड किया था पहले उससे तो कंपनसेट करो। सबसे पहले आपने उसको कंपन कि आपकी वजह से, मतलब आपके एसिड की वजह से अगर किसी ने पिछले साल में कोई नुकसान उठाया और आज आपको बेनिफिट हो गया है, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना है कि जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा था, मैं सबसे पहले उसको जाके हौसला दूं। ओके, तो सबसे पहले आपने उसके पास जाना है कि भाई पिछले साल आपको मेरी वजह से 30 का लॉस हुआ था, इस मतलब मुझे 20 का गेन हुआ है, मैं ये डिजर्व नहीं करता, ये आप रखो। आपने उसको दे दी। बात समझ आई है? क्या मतलब? अपना जो लॉस है उसको डिक्रीज करो। वो जो 30 का लॉस है उसको डिक्रीज करो, तो वो रिमेनिंग कितने का लॉस बच जाएगा? 10 का लॉस बच जाएगा। तो आपने ये 20 उठाकर उसको दे दे। ये बात समझ आई? लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज अदर इनकम नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस पिछले साल का था, गेन इस साल हो रहा है। अगर इस साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दूंगा, तो मेरे लॉस को कंपनसेट इस साल ने तो नहीं किया, तो मैं इसको क्यों दूं? जिसने कंपनसेट किया उसको देना चाहिए ना। तो अब आप खुद सोचो कि उस साल के प्रॉफिट या लॉस जो भी आया होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, आपने उठा के कहां रखा था? आप जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वहां से हमें एट द एंड या तो प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है। क्या वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे ही रहता है या कहीं मूव करवाते हो उसको? कैपिटल, जहां पर हम लोग वर्ड यूज करेंगे इक्विटी, हम कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे इक्विटी। क्या वो आपका प्रॉफिट इक्विटी का पार्ट नहीं बन जाता? तो इक्विटी को ही दोगे, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे नहीं दोगे। अब इस प्रॉफिट को कहां पे रखा था? अब इक्विटी में ना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, जिनमें अभी के लिए मैं थोड़े बहुत आप लोगों को, बल्कि हाँ अभी थोड़े बहुत बता देता हूं। बाद में जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे खासे देख लेंगे। तो हम लोग जब सोल ट्रेडर के लिए अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, हम लोग कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, वो बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग होती है। क्या? कि उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली उसने की हुई होती है, प्लस अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो ऐड कर देते हैं, कोई प्रॉफिट आया है तो वो ऐड कर देते हैं, किसी किस्म की ड्राइंग्स करता है तो वो हम लोग लेस कर देते हैं। बात समझ आई? और एट द एंड एक क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाता है। वहां पर ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जहां पर एक कंपनी के केस में मुश्किल है, कंपनी के केस के अंदर जब हम लोग इक्विटी का पार्ट बनाते हैं ना, उसमें काफी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोगों को आ जाता है शेयर कैपिटल। सबसे पहली चीज आएगी शेयर कैपिटल। उसके बाद आपके पास आती हैं आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर कैपिटल सबसे पहले, उसके बाद क्या आता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, कैपिटल की डिफरेंट टाइप्स हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, किस तरह से आता है, वो डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। यहाँ पे डिस्कस करना इररेलेवेंट सा है, तो इसलिए आपने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्र शो करना है, तो ये आपको पता चल जाएगा वक्त के साथ साथ। रिटेन्ड अर्निंग्स, इससे मुराद है आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहां पर जितना भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो अपना इस, ये शेयर कैपिटल से मुराद आप समझ लें इन्वेस्टमेंट बाय द बिजनेस ओनर, कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उन्होंने हमारी कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाती है, वो शेयर कैपिटल बन जाती है। ये इन्वेस्टमेंट है जो हम लोगों ने अपनी कंपनी में की हुई है। रिटेन अर्निंग से क्या मुराद है? जो उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, वो प्रॉफिट उसने इधर रखे हुए होते हैं। अब इनमें से कुछ तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन कुछ रिटेन कर लेते हैं अपने पास। इसीलिए अर्निंग से मुराद प्रॉफिट,
और रिटेन से मुराद ऐसे प्रॉफिट जो अभी तक हम लोगों ने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए और कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिए, अपने पास रख लिए, इसलिए वो रिटेन अर्निंग्स बन गए। गॉट इट। तो जो पिछले साल का प्रॉफिट होगा, क्या वो हमारी रिटेन अर्निंग्स का पार्ट नहीं बन चुका होगा? तो हम लोग इस मरतबा अगर कोई लॉस में एडजस्टमेंट करने के लिए आएंगे ना, तो हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे रिटेन अर्निंग के पास। अब देखो, जो पिछले साल मैंने लॉस रिकॉर्ड किया था, तो क्या उस लॉस की वजह से मेरे पिछले साल का प्रॉफिट कम नहीं होगा? प्रॉफिट कम होगा तो क्या रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम नहीं हो गया होगा? तो मैं अब जाकर दोबारा इसको इंक्रीज कर दूंगा जितने का मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा और जितना मैंने इसको लॉस चार्ज किया हुआ होगा। अब ऐसा नहीं है कि सारे का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस इसको चार्ज कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अब यहां पर देखें, मेरे पास लॉस था 30 का, इसलिए मुझे 30 के साथ कंपनसेट किया हुआ था इक्विटी ने, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस आया 20 का, मैं पूरा 20 इसको दे दूंगा रिटेन अर्निंग को कि भाई तुम रखो, अपने पास रखो। गॉट इट। मेरा लॉस था 30 का, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया 30 का, अभी भी सारे का सारा उठाकर रिटेन अर्निंग को दे दूं, लेकिन मेरा लॉस था 30 का, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया 20 का, सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस आया 50 का। अब क्या करना है, 30 जाके दूंगा रिटेन अर्निंग्स को कि भाई 30 तुम रखो और जो एक्सेस अमाउंट बच जाएगी वो जाके चार्ज कर दूंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस को। गॉट इट। 50 ही जाएगा इक्विटी के अंदर, लेकिन अपनी अपनी जगहों पर, कि जो प्रीवियस लॉस था वो रिटेन अर्निंग को आप लोग चार्ज करोगे और जो एक्सेस अमाउंट है वो चार्ज करोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। किसी को डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, तो अब यहां पे क्या लिखे हम लोग? वेल, लॉस की सिचुएशन में ये बात ख्याल से है कि अगर फर्स्ट टाइम में लॉस था वो तो हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चला गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये सोचता है कि शायद रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया है तो वो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज इनकम जाएगा, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। वो उसने ढूंढना है कि भाई जिसने मुझे कंपनसेट किया था वो कहाँ है, तो वो कहाँ है? रिटेन अर्निंग में है, तो हम लोग रिटेन अर्निंग में चले जाएंगे। क्लियर? जिसने कंपनसेट किया आपने मदद भी उसकी करनी है, जो कंपनसेट ही नहीं कर रहा आप उधर जाके इनकम उसको क्यों दोगे? मतलब आपने किसी बंदे के 1000 रुपए देने थे और वो आपको नहीं मिल रहा, आपने 1000 रुपए उठाए फकीर को दे दिया, या अल्लाह उस तक पहुंचा देंगे, मैंने तो अपनी तरफ से दे दिया है कर्जा, अभी बाद में वो मिल गया तो फिर दोबारा से 1000 रुपया दो उसको, तो क्यों ना फिर उसी को ढूंढ लें कि भाई तुम कहाँ हो, तो वो कहता है मैं इक्विटी में पड़ा हुआ हूँ, आ जाओ इधर पहुंचो, फिर जब पैसे देने हैं तो फिर पहुंचो जहां वो कहता है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाना। क्लियर हो गई है ये बात? चलें, अब यहाँ पे क्या है, जस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ revaluation loss in retained earnings and excess amount in excess amount as revaluation surplus in equity। हाँ जी, आई होप कि ये फ्लो चार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? तमाम बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? चलिए गुड, शाबाश। किसी ने लिखना है ये अभी? चलिए जल्दी से नोट करें इसको। अच्छा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ आ गए? कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल नंबर 24 जल्दी से सॉल्व करें। फॉर द जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022,
सबसे पहले ये ऊपर पढ़ें क्या कहते हैं, एसिड कैरीड एट रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड वन, और अब रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गई, मतलब अब इसके ऊपर लॉस आ गया। तो अब क्या करना है, ये वाली सिचुएशन बताने जा रहे हैं। पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस था और अब उसके ऊपर रिवैल्यूएशन लॉस आ गए, तो इस सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए क्या कहता है, ये पहले जो एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किए थे, एग्जांपल नंबर 22 23, बिल्कुल वही एग्जांपल्स हैं, लेकिन अब सिर्फ सेकेंड ईयर का रिवैल्यूएशन जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो भी आपको साथ में बता देगा। क्या कहते हैं कि हम लोगों ने M2 लिमिटेड परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹100 million विद नील रॉल वैल्यू एंड 10 years useful life, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को भी आपने नहीं देखना। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो मैंने आपको बता दिया, उसको ऐसे ही देखना है। अगर रिवैल्यूड एसेट है जैसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो कॉस्ट को आप लोगों ने डेप्रिशिएट नहीं करना, आपने रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ऑलराइट, अच्छा फिर देखें ऑन 31 दिसंबर 2021, अब ये फर्स्ट ईयर के ओपनिंग में हमने इसको परचेज किया, हमें वो एस्टिमेट बता दिए कि रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट नील है, जबकि यूजफुल लाइफ हमारे पास 10 इयर्स है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम लोगों ने बिल्डिंग को रीवैल्यू किया टू 108 मिलियन एड, और इसके ऊपर हमें सरप्लस आ गया था 18 मिलियन का, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। ये रहा हमारे पास ये 18 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो 2021 तक की हम लोग अकाउंटिंग कर चुके थे प्रीवियस ईयर में ही। ऑलराइट, और अब हमारा एसिड पहुंच गया था कौन सी वैल्यू पर, 108 पर। फिर कहते हैं was recognized M2 Limited does not transfer any evaluation surplus to retain earning on annual basis, मतलब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस लाइन को आप लोग अभी स्किप कर दो, अभी कुछ भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप आ जाओ 31 दिसंबर 2022, आपको अपने एसिड अकाउंट का ओपनिंग क्या मिलेगा, 108, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का फिर ओपनिंग क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग क्या मिलेगा, 0, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जिस दिन एसिड रीवैल्यू होगा उस दिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नील होती है। तो एक दिन पहले तो आपका एसिड रीवैल्यू हो रहा है, तो आप लोगों ने अपनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को नील नहीं कर दिया था। ये देखें ये सबूत मौजूद है। तो आपके पास आपके एसिड अकाउंट का ओपनिंग, ये जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था 108, यही ओपनिंग बनेगा, ये देखें, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग 0। ऑलराइट, अब हम लोग मौजूद हैं 31 दिसंबर 2022 पर। अब क्या हुआ, जैसे ही एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर गए, कहते हैं ड्यू टू स्नैप इन द प्रॉपर्टी मार्केट द बिल्डिंग वाज अगेन रिवैल्यूड, बट दिस टाइम द वर्थ वाज ओनली 55 मिलियन। जल्दी से अकाउंट पास करें, मुझे एक जर्नल एंट्री बताएं फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022। 21 हम लोगों ने कल तक कर लिया था, आप लोगों ने मुझे 22 के बारे में बताना है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत स्मूथली आप लोग क्वेश्चन को लेके चलो, तो आप लोगों को कहीं पे कोई मुश्किल नहीं होने वाली। सबसे पहली चीज है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से देखो, उसने मांगा क्या है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को गौर से देखो ना इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो उसने आप लोगों से कहा है कि भाई मुझे जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 बताओ, तो 21 का जिक्र गलती से भी ना करना उसके साथ। ओके, अगर वो आपसे कह देना जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द एसेट टू डेट, फिर तो हम लोग 0 से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो कभी भी उसके सामने प्रीवियस ईयर का जिक्र नहीं करना। इवन कि आपको वर्किंग में जरूरत हो तो आप वर्किंग नोट पे जरूर चले जाना, लेकिन मेन पेज के ऊपर सिर्फ 22 की ही जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। ऑलराइट, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत थी, तो इस वजह से उन्होंने फर्स्ट डेट से जर्नल एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर दी, उसने सिर्फ क्रॉस कर देना, उन्हें कुछ भी नहीं दे क्या आपने ठीक किया या गलत, क्योंकि उसने मांगी नहीं थी आपसे। क्लियर, और इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट चला जाएगा।
कि आप लोग उसकी हुक्मतोली कर रहे हो, कि उसने आपको एक हुक्म दिया और आप उसकी बात नहीं मान रहे, तो उसने माइंड कर जानी है ये बात, कि इसको इतना नहीं पता कि जनरल एंट्रीज बतानी कौन सी थी। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना कि जितना वो पूछे उतना बताओ उसे। दूसरी बात कि भाई अब अगर यहां पर बात करें तो उसने मुझे बता दिया था कि प्रीवियस रिवैल्यूएशन के ऊपर 18 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, एग्जाम में नहीं बताएगा। अभी तो वो आपको सिखा रहा है कि बेसिकली रिवैल्यूएशन मॉडल है क्या। तो उसने आपको बता दिया कि यार ये 18 वही है जो आपने प्रीवियस एग्जांपल में कैलकुलेट किया था। तो क्या प्रीवियस एग्जांपल में उसने खुद बताया था? अभी सिर्फ बात क्या है, कहते हैं प्रीवियस एग्जांपल ना देखना, यहीं से उसको उठा लेना। तो उसने कहा कि इसको आगे लेके चले जाओ, लेकिन एग्जाम में आपको इस बात का आइडिया नहीं होगा। एग्जाम में आप लोगों ने ना खुद से देखना होगा। अब जब मुझसे मांगी गई 2022 की जर्नल एंट्रीज, मैंने देखा 21 में भी रिवैल्यू हो चुका है, मैं डायरेक्ट 2022 पे नहीं जा सकता, मुझे 21 को देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस था या उसके ऊपर रिवैल्यूएशन लॉस था। हाँ, अगर मुझसे कहता कि भाई मुझे 2022 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दो, मुझे कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस देखने की जरूरत नहीं थी, फिर मेरे लिए वो क्वेश्चन ज्यादा इजी था। मुझसे अगर कहता कि डब्ल्यूडीवी ऑफ एन एसिड क्या होगी, मेरे लिए वो भी कोई मसला नहीं था, मैं इजीली बता देता उसको। हाँ, अगर सपोज मैं वैसे ही आपसे पूछ लेता हूं कि यही आपके पास एमसीक्यूज आया और आप लोगों से कहा गया कि हमें बताएं एट 31 दिसंबर 2022 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम कौन सी वैल्यू जाके रिकॉर्ड करेंगे, और ये आपके पास एमसीक्यूज है, तो आप क्या आंसर करोगे उसका? जी बताओ ना। 55 डब्ल्यूडीवी है, रीवैल्यूड अमाउंट पे ऐसे जाएगा क्योंकि लास्ट डे पे रीवैल्यू हो रहा है, तो मुझे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 108 को डेप्रिशिएट किया हम लोगों ने और उसके बाद जो डब्ल्यू है उसके ऊपर नहीं जाएगा, अपनी रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर जाएगा। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? चलिए, ये एक ट्विस्ट था जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, ये गुड हो गया। अच्छा, अब देखें, अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। हम लोग 100 पर थे। सबसे पहली वजह से हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मतलब अगर हम लोग फ्रॉम द एक्विजिशन चलें, सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या बन रही है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय ₹100। तो क्या बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है? इसीलिए तो यूजफुल लाइफ बताई है उसने, और रेजिडुअल वैल्यू भी बताई है, मतलब ये कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आप लोग चले गए, उसी दिन आप लोग एसेट को रीवैल्यू करने जा रहे हो 108 पर, तो पहले रीवैल्यू नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि 100 का एसिड 108 पर तो 8 का इंक्रीज कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा रीवैल्यूड अमाउंट का कंपैरिजन डब्ल्यूडीवी ऑफ एन एसिड के साथ होता है, कॉस्ट ऑफ एन एसिड के साथ नहीं होता। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसकी डब्ल्यूडीवी फाइंड करेंगे। अब डब्ल्यूडीवी कैसे फाइंड होगी, जब उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया, कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, 100/10 इज इक्वल टू 10। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 10। अब रीवैल्यू करो, तो जिस दिन रीवैल्यू करते हो उस दिन दो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। कौन कौन सी? आप लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है टू एसेट, और इसकी जब नरेशन लिखना तो रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना लिखना। मैंने आपसे कल भी कहा था रिवर्सल से मुराद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये रिवर्सल नहीं हो रहा, ये ट्रांसफर हो रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। तो आप लोग उसकी नरेशन भी यही लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, और जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू टू बिल्डिंग अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 10 से। अब आपका एसेट आ गया 90 पर, 90 से आप उसको लेकर जाओगे 108 पर, तो एसेट में इंक्रीज है कितना, 18 का इंक्रीज इन एसेट इज नोन एज रीवैल्यूएशन सरप्लस, और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी नहीं, एसेट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट। बात क्लियर? कहां तक पहुंच गए, 31 दिसंबर 2021 तक। ऑलराइट, नरेशन क्या लिखोगे इसकी, इसकी नरेशन क्या लिखोगे, गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑन एसेट,
या रिवैल्यूएशन गेन ऑन बिल्डिंग, इस किस्म की नरेशन आप लोग लिख दें। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आओगे 2022 जो उसने पूछा था, तो सबसे पहले फिर से वही बात, एसिड को डेप्रिशिएट करोगे। एसिड को डेप्रिशिएट करोगे, कौन सी अमाउंट को डेप्रिशिएट करोगे? 108 को। कितने इयर्स पर डेप्रिशिएट करोगे? 9। 108 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 12। तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये सॉल्यूशन है हमारा, ये पहली एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹12, ये रिकॉर्ड करोगे। फिर इसी दिन जाकर एसिड रीवैल्यू हो रहा है, तो सबसे पहला काम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर करना, तो करो ट्रांसफर। accumulated depreciation to बिल्डिंग अकाउंट बाय ₹12। अब यहां पर ये नहीं मुराद के 10 पहले वाला और 12 ये वाला, भाई पहले वाला खत्म हो चुका था। अब ये थी आपकी सब्सिक्वेंट accumulated depreciation। गॉट इट? अच्छा, 108 का एसेट 12 से डेप्रिशिएट किया तो उसकी WDV क्या बनी थी? 96। ये बात नहीं समझ आई? 108 का एसेट था, लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट 12 का इस साल में डेप्रिशिएट हो गया, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या होगी? 96। जबकि आपने उसको लेकर आना है 51। कितना डिफरेंस है? 41 का। इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज है तो बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी, डिक्रीज है तो बिल्डिंग क्रेडिट। कितने से? 41 से। तो डेबिट किसको करूं? लॉस को। तो यहां पे रुक जाना है, सबसे पहले देखना है प्रीवियस। तो जैसे ही पिछला साल देखा हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आया, कितने का? तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करो। तो डेबिट दो चीजें, एक आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय ₹18। टोटल लॉस कितने का है? 41 में से 18 का लॉस आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को दे दिया, बाकी कितना बचा? 23। चार्ज करोगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। गॉट इट? और ये है आपके पास आपकी प्यारी सी जर्नल एंट्रीज। पहले वाली दो तो बिल्कुल क्लियर होंगी ना? यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले डिक्रीज देखना है कि डिक्रीज आया कितना है। वो डिक्रीज एसिड्स के ऊपर है, आप अपने एसिड अकाउंट को मतलब बिल्डिंग अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दो इन टोटल 41 से। अब डेबिट किसको करना है? इससे पहले क्योंकि रिवैल्यूएशन हो चुकी थी और वो हमारे पास क्वेश्चन में भी उसने बता दिया था कि प्रीवियसली जब एसिड को रीवैल्यू किया तो उसके ऊपर 18 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। शाबाश। अब जब उसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये देखो हमने इसको आके डेबिट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो बेसिकली आप यहाँ पे अपने पास लिख लो रिवैल्यूएशन सरप्लस। आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दिया करो। ओके, आप लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दिया करो, ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब जरूरी नहीं और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखो, आप ये ना लिखो, आप रिवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ पे लिखो। क्लियर? और साथ में अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये बैलेंसिंग वैल्यू, वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ये एक्स्ट्रा लॉस है जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसको लेकर चले जाओगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बात क्लियर हो गई? अब किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, अब आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस विद यूजेज, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, इसको भी हम लोग नहीं देख रहे। हम आए इधर, एसिड कैरीड एट रिवैल्यूएशन डेफिसिट। क्या मतलब रिवैल्यूएशन से डेफिसिट? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यू किया तो याद रखिएगा कि मैंने ये वाला टॉपिक अभी स्किप कर दिया है, ये वाला टॉपिक आज मैं नहीं पढ़ा रहा। अभी हम लोग डायरेक्ट चले गए इधर कि इससे पहले एसिड पर लॉस था और अब
रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई, ये वाली बात बताना चाह रहे हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और अब हो गई रिवैल्यूएशन अपवर्ड, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से होगी। अब ये आपको यहां से समझ आ गई थी, am I right? अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहती हैं, if an asset's carrying amount, तो हम लोग हमेशा उसकी कैरिंग अमाउंट को ही देख रहे होते हैं, WDV। If an asset's carrying amount that was previously revalued downward is increased as a result of revaluation, the increase shall be recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized. Revaluation loss recognized in profit or loss, decrease in depreciation due to revaluation loss in profit or loss, ये बात मैं आपको समझा दूंगा। Any excess increase shall be recognized in, अच्छा यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से मुराद यहाँ पर है बेसिकली आपने इक्विटी का पार्ट बना देना है उसको। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो चीजें जाती हैं ना वो हमेशा इक्विटी का पार्ट बनती हैं, तो आप लोगों ने इक्विटी का उसको जाके पार्ट बनाना है, तो हम लोग उसको जाके लिख देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर। ओके, एग्जांपल नंबर 26 देखें, और एग्जांपल नंबर 26 जल्दी से सॉल्व करके दें। अब एग्जाम्पल नंबर 26 भी बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरह थी, लेकिन सिर्फ फर्क क्या था, कुछ चीजें उसने आपको खुद ही बता दी थी ना। 100 का एसिड लिया हम लोगों ने 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को जाकर उसको रिवैल्यू किया, तो रिवैल्यू किया तो वह एसिड 63 पर आ, जैसे ही 63 पर आया तो उसके ऊपर हम लोग ने लॉस रिकॉर्ड किया 27 का। अब अगर यहाँ पे गौर करो ना तो 100 से 63 पर जब आया तो बेसिकली तो 37 का डिफरेंस है, लेकिन उसने क्या क्या लॉस कितने का है, बोला नहीं कर दिया भाई ने। क्यों? क्योंकि 10 की डेप्रिसिएशन हो गई थी, हमने कॉस्ट के साथ रिवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर नहीं करना, हमने WDV के साथ करना था। आफ्टर 10 रुपीज डेप्रिसिएशन एसिड की WDV 90 थी, तो 90 से 63 का डिफरेंस 27, वो उसने लॉस हमें बता दिया। बात क्लियर? जब हम लोग आएंगे 2022 में, तो सबसे पहले एसिड को करना है डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट करेंगे 63 को ओवर द पीरियड ऑफ 9 इयर्स, तो 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 7। तो पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय रुपीज, उसी दिन एसिड रिवैल्यू हो गया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कहेंगे आ जाओ सारी की सारी और चलो एसिड के घर, तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड बिल्डिंग क्या प्रीमिसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय रुपीज 7, क्योंकि सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन है ही इतनी। गॉट इट? अच्छा, जैसे ही ये पहुंचेंगे तो हमारा एसेट बेसिकली जो पहले 63 पे था लॉस रिवैल्यूड अमाउंट, उसमें हम लोगों ने एसिड को डिक्रीज किया, क्रेडिट किया बाय रुपीज 7, तो हमारा एसिड पहुंच गया 56 पर। ऑलराइट, तो उसकी WDV क्या बनेगी 56, बात समझ आई है? तो 56 को अब हम लोगों ने लेकर जाना है 92 पर, तो देखिए आप लोग कितना सफर तय करेंगे 56 से 92, 36 एसिड में इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, तो इंक्रीज है तो एसिड को कर दोगे डेबिट बाय 36। ऑलराइट, अब क्रेडिट किसको करना है, अगर ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होती तो हम लोग क्रेडिट कर रहे होते रिवैल्यूएशन सरप्लस को, लेकिन ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन नहीं है, ये सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है। तो देखो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले लॉस हुआ था, कितने का लॉस हुआ था 27 का, तो अब रिवैल्यूएशन गेन कितने का आ रहा है 36, सारे का सारा लॉस खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने जाकर रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट करना है, ओके, और साथ में रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करना है बाय रुपीज 12। तो ये जो लिखा है ना रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट और लॉस, यहां पर आप लोग लिख लो रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके, और यहां पर आप लोग आके लिख लो अपने पास रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, ये इन्होंने 24 का लिखा है, आप 27 करो इसको।
इसको 27 करो और ये हमारे पास आ जाएगा 9। ये 24 कैसे आया ये बाद में देख लेंगे। ओके, अभी के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, हम लोग जितना लॉस हुआ था सारे का सारा 27 और साथ में गेन ऑन रिवैल्यूएशन जाके रिकॉर्ड करेंगे 9। ये बात समझ आ गई। अब ये कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोगों ने पढ़ना है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ये डिफरेंस भी नहीं आएगा। अभी सिर्फ चीजों को सिंपल वे में लेकर चलो, कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ नहीं जाना। किसी को डाउट? क्या आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया था? जब उसका सोल्यूशन देख के फिर टांगे कांप गई आपकी? चलें, गुड, शाबाश। अच्छा, अब आपको याद है कि हम लोगों ने डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? क्या आपको याद है कि हम लोगों ने डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? चले, अब एक ऐसे, इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्पोजल किया था वो एक ऐसे एसिड को किया था जो ऑन कॉस्ट मॉडल था। ऑलराइट, जो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक था। आज हम लोग एक ऐसे एसिड को डिस्पोज करेंगे जो रिवैल्यूएशन मॉडल पर है और उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है। अच्छा भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब ये देखें, जब भी आप एसिड को डिस्पोज करते हो, एसिड अकाउंट में से एसिड गया, एम आई राइट? एसिड अकाउंट कौन सी वैल्यू पर है? एसिड अकाउंट कौन सी वैल्यू पर है? अगर कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहा है तो कॉस्ट पर होगा, तो एसिड अकाउंट में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोज एसिड क्रेडिट कर देंगे। माइनस करना मतलब क्रेडिट कर देंगे। अगर रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर है तो डिस्पोज्ड एसिड की रिवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करेंगे। ये बात याद रखें। क्या बोला है मैंने? अगर एसिड अकाउंट कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहा है तो डिस्पोज्ड एसिड की कॉस्ट क्रेडिट करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो कर रहा है तो डिस्पोज्ड एसिड की रिवैल्यूड अमाउंट, प्रीवियसली रिवैल्यूड अमाउंट, वो जाके हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, और अगर डब्ल्यूडीवी मॉडल को फॉलो कर रहा है, मतलब एसिड अकाउंट एट डब्ल्यूडीवी बन रहा है, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बन रहा होगा। ओके, तो डिस्पोज्ड एसिड की भी डब्ल्यूडीवी माइनस करेंगे। तो डिपेंड करता है कि एसिड अकाउंट कैसे बना। अगर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है तो या तो डिस्पोज्ड एसिड की कॉस्ट क्रेडिट होगी या फिर डिस्पोज्ड एसिड की रिवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट होगी। अगर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है तो एसिड अकाउंट बन रहा है डब्ल्यूडीवी ऑफ एन एसिड के ऊपर, तो डिस्पोज्ड एसिड की भी डब्ल्यूडीवी माइनस। बात क्लियर हो गई है? ओके, हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा है, तो एसिड अकाउंट या तो होगा कॉस्ट पर या होगा रिवैल्यूड अमाउंट। हम बात करेंगे आज रिवैल्यूड अमाउंट के रिवैल्यूएशन पर है। और उससे पहले जो एसिड आज हम डिस्पोज करने जा रहे हैं वो एसिड इससे पहले रिवैल्यूड है और उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है। गॉट इट? और वो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने कहाँ रखा था? रिटेन अर्निंग में नहीं रखा था, इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे रखा था। क्या आपको याद है कि जब आप लोगों ने एसिड को डिस्पोज किया था, आप एसिड अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एसिड को निकालते थे, डिस्पोजल में फेंक देते थे? याद आया? एंट्री क्या रिकॉर्ड करते थे? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसिड अकाउंट क्रेडिट। याद आया? तो क्या उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने पास रखते थे? उसको भी डिस्पोजल अकाउंट में फेंक देते थे कि भाई उस डिस्पोज एसिड की जितनी भी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, उसके जितने भी बकाया जात हैं वो भी उसको साथ में दो। ऐसे ही था ना? तो आप क्या करते थे? एंट्री क्या रिकॉर्ड करते थे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो क्या उस एसिड का रिवैल्यूएशन सरप्लस अपने पास निशानी के तौर पे संभाल के रखोगे? बस उसको भी खत्म करोगे। गॉट इट? ये बात बस समझने वाली थी
कि जब तक एसिड आपके पास मौजूद है तब तक तो गुड भाई, रखो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस। भाई जब तक कोई बंदा आपके पास मौजूद है उसके कपड़े वगैरह अपने पास रखो, लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर खत्म कर दो। ओके, अब क्या करना है यहाँ पर, उसका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास आपकी इक्विटी का पार्ट बना हुआ था उसको ट्रांसफर कर देना, वहीं से ही रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी खत्म कर दो। बात समझ आई? क्या करोगे, एसिड तो डिस्पोज करोगे वो बिल्कुल वैसे ही पुराने मेथड के मुताबिक, लेकिन उसका अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने अपनी इक्विटी के तौर पे रखा हुआ था तो उसको रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दो। गॉट इट? कब? कब? एट द टाइम व्हेन revalued asset is disposed, revaluation surplus is transferred to retained earned, total revaluation surplus. Got it? Yes. अब देखो यहाँ पर द अनरियलाइज्ड गेन, जिसको बेसिकली हम लोगों ने रिवैल्यूएशन सरप्लस कहा था, रिवैल्यूएशन अपवर्ड गेन ऑन एसेट इज कंप्लीटली रियलाइज्ड ऑन, और जब डिस्पोजल होता है तो वो रियलाइज हो चुका होता है, अब वो हमारी रिटेन अर्निंग का पार्ट बन सकता है, पहले नहीं था, अब बन सकता है ऑन डिस्पोजल। IAS 16 allows but does not require the transfer of revaluation surplus to retained earnings when the asset is retired or disposed of. The usual assumption is that such transfer is made. तो मतलब हमने करनी है। IAS 16 ने ये कहा है कि आप उसके रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दो। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? कहते हैं कि जब आप लोगों का एसिड डिस्पोज होने जा रहा है तब वो जो अनरियलाइज्ड गेन था वो रियलाइज हो चुका है, तो IAS 16 ने आपसे कहा कि वो जो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ था उसको, रिवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रांसफर कर दो, कहां पर? रिटेन अर्निंग में। मैं अभी आपसे यही बात कर रहा हूं, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करना है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ये आपके पास इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। बात क्लियर? सर इक्विटी में तो वही वही बैलेंस नहीं बरकरार रहेगा। तो रहने तो भाई, एक पॉकेट से पैसे निकाले दूसरी में रख दिए, ये काम करना है। ओके, मेरे पास कैश था, मैंने जाकर अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, मेरे टोटल एसेट तो सेम ही रहेंगे, लेकिन क्या मैं जाकर बैंक को डेबिट कैश को क्रेडिट ना करूं? मेरा टोटल एसेट तो सेम है, क्यों करूं? एक जगह से दूसरी जगह तो करो ना। ओके, बात क्लियर? नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पर कहते हैं आपके पास एक एसेट और रिवैल्यूड एसेट विद अ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 100 million एंड accumulated appreciation। अब देखो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, इस बात से ना बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि आपको पता है कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस accumulated appreciation, बेसिकली WDV, लेकिन वो नेट कैरिंग अमाउंट होती है। यहां पे उसने क्या कहा? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, बेसिकली कॉस्ट को कहा जाता है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट, नेट कैरिंग अमाउंट WDV ऑफ एन एसेट। ऑलराइट, तो बच्चा यहाँ पे ये समझता है कैरिंग अमाउंट दी हुई थी सर 100 की, तो फिर मैं accumulated appreciation क्यों माइनस करूं? तो भाई आप करोगे वो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्लियर? was sold for rupees 95 million, there is a 40 million revaluation surplus relating to this asset on the date of disposal। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, आपने दो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी। पहली एंट्री क्या? जिस एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस था उस एसिड को डिस्पोज करने जा रहे हो, तो पहला काम उसके रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म कर, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट बाय रुपीज, एक एंट्री ये रही। बात क्लियर? दूसरी एंट्री सिंपल डिस्पोजल की एंट्री रिकॉर्ड करो। डिस्पोजल की एंट्री क्या होगी? एसिड अकाउंट को जाकर हम लोग क्रेडिट करेंगे,
एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय ₹100। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय रुपीज। आप डायरेक्ट WDV से नहीं कर सकते अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग से लिखोगे, एसिड को उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करो। ऑलराइट, अब अगर आप लोग ये कहना कि सर नेट इम्पैक्ट तो इक्वल आ रहा है, भाई मेरे जो डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स अकाउंट्स है ना वो वैसे नहीं चल रहे जैसे आपने रिकॉर्ड किया है। तो अगर उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से बताया है तो उसके पास उसका लेजर भी अलग से मौजूद है। तो आप उसे बताओ कि भाई आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट करो, एसिड अकाउंट को क्रेडिट करो। अमाउंट कितनी रिसीव की उसने, तो रिसीव की तो कैश या बैंक को डेबिट कर दो बाय 95। ये 3 चीजें लिखी जाती हैं। उसके बाद चौथी चीज आ जाती है बैलेंसिंग वैल्यू। और यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास 1 to 5 यहाँ पे 100, तो बैलेंसिंग अमाउंट कहां जाएगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। जहां पर अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आ जाए तो गेन ऑन डिस्पोजल, और आपकी ये डिस्पोजल की एंट्री कंप्लीट हो गई। गॉट इट? कोई इशू? ये रही डिस्पोजल की एंट्री, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफर करना हो जाएगा जी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने इन तमाम टॉपिक्स वगैरह को जितना हम लोगों ने पढ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हर आने वाला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पे डिपेंड कर रहा है। हर आने वाले लेक्चर में कुछ नया हम लोग सीखेंगे, तो उसके लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं इजी से जरा डिफिकल्ट की तरफ लेकर जाऊं, और जब वो डिफिकल्ट की तरफ लेकर जाऊंगा ना तो आपको डिफिकल्ट इंशाल्लाह नहीं लगेगा, अगर आपके पीछे बेस अच्छी से बनी हुई हो। तो सिर्फ आपने इतना करना है कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।